फर्स्ट सवाल है, ये देखिए 4-5 बार पूछा गया ये सवाल, ठीक है। तो जो ऊपर में है ना, जिसपे 4 स्टार है, 5 स्टार है, तो जितना बार स्टार है ना, उससे एक ज्यादा बार वो पूछा गया है, ये याद रखना, इसीलिए मैंने वो डाला है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स एंड पीनल प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट। वाटर का नाम, वाटर एक्ट का पूरा नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ये देखो, वाटर एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में लिखा है। तो सवाल है आपका, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स एंड पीनल प्रोविजन ऑफ द वाटर एक्ट 1974। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर एक्ट में उसके क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं और उसके अंदर क्या क्या पीनल प्रोविजन है, मतलब पनिशमेंट के लिए क्या क्या सेक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इंडिया, नहीं नहीं, रिकॉर्ड चालू है, हाँ, कॉल के टाइम पे कट जाता है जी। अब मैं रिपीट कर देता हूँ सर, सॉरी। हाँ, देखिए अभी हमने शुरू किया है इम्पोर्टेंट 13 मार्क्स के सवाल, ठीक है। मैंने ग्रुप में भेजा है, मैंने 20 सवाल लिए हैं, जिसमें जो 5-6 बार पूछा गया है उसको मैंने स्टार मार्क किया है, ठीक है। जितना ज्यादा स्टार उतना ज्यादा बार वो पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स एंड पीनल प्रोविजन ऑफ द वाटर एक्ट, ठीक है। वाटर एक्ट का पूरा नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। यह एक्ट बनाया गया था वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर कोई पोल्यूट कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 is a significant environment legislation in India aimed at preventing and controlling water pollution। कोई भी एक्ट है, मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूं कि आपको वाटर एक्ट का पूछे या आपको एयर एक्ट का पूछे, ठीक है, या आपको नॉइज पोल्यूशन एक्ट का पूछे, तो कोई भी एक्ट क्यों आता है, उस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए। जैसे हमने वाटर एक्ट लाया, तो वाटर एक्ट क्यों लाया, कहीं ना कहीं हम वाटर को पोल्यूट कर रहे होंगे, उसको रोकने के लिए लाए होंगे ना। एयर एक्ट क्यों लाए, हमने एयर को बहुत प्रदूषित कर दिया, जगह जगह फैक्ट्री लगाए, उसके धुआं हम सीधा आसमान में छोड़ रहे हैं, वो धुआं जो है पूरा सोसाइटी में, पूरा इन्वायरमेंट में मिल रहा है, तो हमारा जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली में देखिए, उसका हवा का क्या है लेवल, एकदम निचले स्तर पे चल रहा है, बराबर। तो हम इसको रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए। तो हर एक्ट को, जो भी एक्ट है वाटर से, अगर आपसे पूछे कि वाटर एक्ट का पर्पज क्या है या एम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग पोल्यूशन रिगार्डिंग। अगर वाटर का पूछा है तो वाटर, अगर एयर का पूछा है तो एयर, अगर आपको नॉइज का पूछा है तो नॉइज, ठीक है, ऐसा। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया aimed at preventing and controlling water pollution. It empowers the center and state pollution control board to establish and enforce standard for the discharge of pollutant into water bodies, ठीक है। ये एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एक जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए। किसी का चालू है यार, म्यूट कर लीजिए। कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्ट जो है वाटर एक्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंपावर करता है कि वो एक पोल्यूशन कंट्रोल इस्टेब्लिश करे, ठीक है। स्टेट बोर्ड जो है, स्टेट जो है अपने स्टेट के अंदर स्टेट बोर्ड बनाएगा, सेंटर जो है अपने लेवल पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगा, ठीक है। आपसे पूछा भी गया है कई बार कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है,
तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर पोल्यूशन को रोकने के लिए बनाता है, ठीक है। सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन बनाता है? तो सेंटर बनाता है, ठीक है। सेंटर क्यों बनाता है? तो अपने लेवल पर जो हर स्टेट में जो भी होते हैं पोल्यूशन का काम, ठीक है, उसको रोकने के लिए सेंटर लेवल पर वो लेजिस्लेशन का काम करते हैं और सेंटर लेवल पर वो बोर्ड जो है काम करता है, ठीक है। तो सेंट्रल जो है सेंटर बोर्ड बनाता है, स्टेट जो है स्टेट बोर्ड बनाता है, किसके लिए? पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो अब ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? तो वो जो है एक नियम स्टैब्लिश करते हैं, वो जो है एक स्टैंडर्ड इन्फोर्स करते हैं कि भाई आपका जो वाटर, कोई फैक्ट्री बना, अब उसमें से कुछ जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जाएगा तो उसका एक नियम होना चाहिए कि भाई कहाँ जाएगा, फिर वो जो है जहां जाएगा वहां इकट्ठा होकर पूरा इन्वायरमेंट तो खराब नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए एक मतलब अगर उसको पानी में ही बहाना है तो कहाँ बहाना चाहिए, किस तरफ उसका मुंह होना चाहिए, ये सब जो है पूरा सिस्टम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक नियामक सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। कि आपका जो है पर्टिकुलर फैक्ट्री का जो है वेस्ट मटेरियल कहाँ पे प्रवाहित करना है आपको। तो अभी इस एक्ट के अंदर जो है कुछ फीचर्स हैं जो इस एक्ट में दिए गए हैं। तो इस एक्ट का मानना है कि आप जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश करोगे, ये एक्ट ये बोलता है, ठीक है। अब ये जो बोर्ड है वो कौन गठन करेगा? तो सेंटर जो है अपने लेवल पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगा और स्टेट जो है अपने लेवल पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगा। ये जो है ये एक्ट बोलता है। तो जो एक्ट बोलता है वो उसका फीचर हो जाता है। तो यही सैलिएंट फीचर में सबसे पहला फीचर क्या है? एस्टैब्लिश ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दूसरा इसका फीचर है रेगुलेशन ऑफ एफ्लुएंट डिस्चार्ज। जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं किसी भी फैक्ट्री से, तो उसका एक रेगुलेशन रूल होना चाहिए ना कि भाई वो सेवेज के द्वारा कहाँ जाना चाहिए। अब कोई मतलब गंगा नदी है, अब आप किसी फैक्ट्री का पानी जो है वेस्टेज मटेरियल सीधा गंगा नदी में बहा दोगे तो नदी पूरा प्रदूषित हो जाएगा, राइट। उसके लिए आपको एक सेपरेट बनाना चाहिए। अगर आपका फैक्ट्री है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका वेस्टेज बहुत लार्ज नंबर पे आता है तो इसको पानी में ही बहाना पड़ेगा, तो पानी का जो है आपका जो है स्रोत क्या है, कहाँ पे आप रखोगे, डायरेक्ट तो आप गंगा नदी में छोड़ नहीं सकते, बराबर। तो उसके लिए जो है एकदम नियामक क्या बोलते हैं, एकदम रेगुलेशन नियम वो सब बनाता है कौन? ये इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि आप जो है सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो है ये नियम बनाएगा। उसके अंदर स्टेट ये वाटर बॉडी बनाए जाएंगे। वो जो है पूरा जो भी फैक्ट्री वाला रहेगा वो उनसे कंसेंट लेगा कि भाई हमारा मटेरियल वेस्ट मटेरियल कहाँ भेजा जाए। एफ्लुएंट डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। वेस्ट मटेरियल अगर आप एयर एक्ट बोल लो या दूसरा ये एक्ट बोलो तो उसमें वेस्ट मटेरियल बोला जाता है, इसमें एफ्लुएंट डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ, दोनों में कचरा ही समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो कचरा को जो डिस्चार्ज करना है आपको उसके लिए रेगुलेशन भी ये एक्ट बोलता है कि आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड फॉर एफ्लुएंट क्वालिटी। आप जो डिस्चार्ज करोगे तो उसका एक नियम होना चाहिए कि आपका भाई कहाँ पे डिस्चार्ज करना है, किस परिस्थिति में आपको डिस्चार्ज करना है, ठीक है। आप हर स्ट्रीम में तो नहीं फेंक सकते, हर रिवर में तो आप नहीं डाल सकते हो वेस्ट मटेरियल, करेक्ट। तो उसके लिए आपके कचरे की क्वालिटी देखी जाएगी कि आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं है, हल्का फुल्का है, तो ठीक है भाई बहा लो इधर। अगर ज्यादा हानिकारक है तो आप ऐसे नदी में नहीं जाने दे सकते जहाँ पे पशु जो है पानी पीता हो, जहाँ पे जो है और जीव जंतु जो है पानी पीने आता हो, बराबर। तो वहां पे आप ज्यादा टफ जो मटेरियल वहां नहीं गिरा सकते ना, ठीक है। तो आपको जो है जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है उसके क्वालिटी के आधार पर भी जो है आपको परमिशन दिया जाता है कि आप कहाँ पे उसको वेस्ट वो कर सकते हो, ठीक है, डिस्चार्ज कर सकते हो। तीसरा है मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। ये एक्ट मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट की भी बात करता है। ये बोलता है जो भी बोर्ड होगा चाहे सेंटर लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, ठीक है, वो जो है वाटर क्वालिटी को मेंटेन रहे ऐसा वो काम करेंगे और उसको पूरा रेगुलेट करने के लिए पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। और जो भी उनको लगेगा कि ये भाई ये जो नियम है हमने दिया है आपको जो है ये फॉलो करना पड़ेगा, तो हर फैक्ट्री वाला फॉलो करो ये जरूरी नहीं है, तो उसको जो है इन्फोर्स कराना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस कराना पड़ेगा, ठीक है। कोई लॉ बनता है, मान के चलो एग्जांपल फॉर कोई लॉ बनाया तो हर आदमी थोड़ी वो लॉ फॉलो करता है। जैसे हेलमेट के लिए मान के चलिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो नियम है कि आपको हेलमेट पहनना है,
लेकिन आप हेलमेट पहनते नहीं है, तो सरकार क्या करता है, इन्फोर्स कराने के लिए क्या करता है सरकार, हर जगह पे हवलदार लगा देता है कि भाई आप पहन, अब नहीं पहनोगे तो ये पकड़ेगा और फिर तुम पहनोगे। तो इन्फोर्स कराना होता है। हर लॉ नागरिक जो है अपने आप नहीं मानते, उनको इन्फोर्स कराना पड़ता है। तो ये एक्ट बोलता है कि जो भी बोर्ड रहेगा वो उस पर्टिकुलर प्रोविजन को, जो भी वो रेगुलेशन बनाएंगे उसको जो है मॉनिटर भी करेंगे और इन्फोर्स भी कराएंगे। ठीक है, ये किसका ड्यूटी रहेगा, बोर्ड्स का ड्यूटी रहेगा। नेक्स्ट है पीनल प्रोविजन। ये एक्ट जो है पीनल प्रोविजन के भी बारे में बताता है कि अगर आप कोई भी प्रोविजन है, जैसे आपको बताया गया कि अगर आप फैक्ट्री बनाते हो और वो फैक्ट्री का अगर कहीं पे रिसाव करना है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रवाहित करना है कहीं पे, ठीक है, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से जहां पे उसका गठन किया गया। हर स्टेट में अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है, उनका एक ऑफिस होता है। तो आपको वहां से ऑफिस से कंसेंट लेना पड़ेगा कि सर मेरा ऐसा ऐसा फैक्ट्री बनाया है, कुछ मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो इसका मैं कहाँ पे डिस्चार्ज करूं, ठीक है। तो उनसे आपको परमिशन लेना है। अगर आप उनसे परमिशन नहीं लेते हो और आप कहीं भी डिस्चार्ज कर देते हो, तो इस एक्ट में उसके लिए प्रावधान किया गया कि आपको पनिशमेंट किया जाएगा और आपके ऊपर हेवी पेनल्टी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पीनल प्रोविजन बोलता है वो ये बोलता है कि कोई भी प्रावधान, कोई भी रेगुलेशन इस एक्ट के तहत आउटलाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, अगर आप उसके कॉन्ट्रावेंशन में काम करते हो तो आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा, चाहे वो कोई भी प्रोविजन हो। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी बहुत वेस्ट मटेरियल है आपके फैक्ट्री का, जिससे समुद्र में डालोगे तो वहां मछलियों को जो है नुकसान होगा, जीव जंतु जो पानी पिएंगे उसको नुकसान होगा, ठीक है, अगर आप उसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई काम करते हो तो उसके लिए भी आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो अब कौन कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जो हमारे पीनल प्रोविजन को के बारे में बताता है, ठीक है, क्योंकि हमारे सवाल क्या था, सेलिएंट फीचर बताए, हमने फीचर बता दिया। अभी बोल रहा है पीनल प्रोविजन के भी बारे में बताइए। तो पीनल प्रोविजन का मतलब वो पर्टिकुलर सेक्शन जहां पे इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो पीनल प्रोविजन है आपका सेक्शन 24 में प्रावधान किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ यूज, प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ स्ट्रीम और वेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर। ठीक है, कोई भी पोल्यूटिंग सब्जेक्ट है, कोई भी पोल्यूटिंग डिस्चार्ज है आपका, तो आप वेल में या स्ट्रीम में जो है आप उसको बहा नहीं सकते। ठीक है, देखिए दिस सेक्शन प्रोहिबिट द डिस्चार्ज ऑफ पॉइजनस नॉक्सियस पोल्यूटिंग मैटर इनटू एनी स्ट्रीम और वेल। ठीक है, वायलेटर आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर एंड 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 6 years along with a fine। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी, आपको पता है कि आप वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट डिस्चार्ज जो है किसी भी स्ट्रीम और वेल में नहीं डाल सकते। ठीक है, उसके कंडीशन है, आप जाओ कंसेंट लो, अगर स्टेट बोर्ड कंसेंट दे देता है, आपका जो क्वालिटी है कचरे का, उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो क्वालिटी का, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो उसको आपको परमिशन दे दिया जाएगा कि ठीक है आप वहां पे प्रवाहित कर सकते हो। अगर आपने परमिशन नहीं लिया, बिना कंसेंट के अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। इसी में पनिशमेंट दिया है कि अगर आपका जो है डिस्चार्ज पॉइजनस है, नॉक्सियस है, पोल्यूटिंग है, ठीक है, और अगर आप उसको जो है बिना कंसेंट के स्ट्रीम या वेल में डालते हो तो उसके लिए जो है आपको 1.5 साल तक का जेल, ठीक है, जिसको बढ़ाया जा सकता है 6 साल तक, और उसके साथ आपको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 24। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 25 एंड 26, कंसेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सेवेज और ट्रेड एफ्लुएंट। आपका कोई भी ट्रेड है, बिजनेस है, धंधा है, ठीक है, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो भी मल वो जो निकलता है ना, अपशिष्ट पदार्थ, जो गंदगी होता है, कचरा एक तरीके से समझ लो, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, तो उसको जो है आप बिना कंसेंट के कहीं पे भी डिस्चार्ज कर दोगे तो उसके लिए पनिशमेंट 25 और 26 में दिया गया है। क्या बोलता है ये सेक्शन, देखते हैं। देखिए, these section mandate that no person shall discharge sewage or trade effluent into any stream or well without obtaining the consent of state pollution control board. Contravention of these provision attract imprisonment for a term not less than 1 year and 6 months, but which may extend to 6 year। सेम पनिशमेंट सेम दिया है। ठीक है,
इसमें ये बोला गया है कि अगर आपने कोई भी सेवेज का डिस्चार्ज या कोई भी ट्रेड का एफ्लुएंट जो भी डिस्चार्ज मटेरियल है, अगर आपने किसी भी वेल में या किसी भी स्ट्रीम में डाल दिया बिना परमिशन के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो आपको 1.5 साल तक का जेल और उससे अगर बढ़ाया जा सकता है तो 6 साल तक का जेल दिया जा सकता है और फाइन अलग से। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 41, फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन। अगर कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपने स्टेट के लिए कोई डायरेक्शन इशू किया है, ठीक है, कि आज से कोई भी फैक्ट्री वाला इस आदेश का पालन करेगा। इस आदेश का पालन मतलब एक एग्जांपल बताता हूं। स्टेट बोर्ड ने ये ऑर्डर पारित किया है कि जो भी कंट्रोल बोर्ड, जो भी फैक्ट्री है, ठीक है, जो भी ट्रेडर है, अगर उनके यहाँ पे कोई भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो ये ऑर्डर पास किए हैं कि उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो पहले अपने लेवल पर, जो भी फैक्ट्री वाले हैं अपने लेवल पर वो उसको प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, प्यूरिफाई का मतलब वो अपना कोई मशीन लगाएंगे जिससे वो पूरा वेस्ट मटेरियल जो है ना, कचरा, वो थोड़ा सा प्यूरिफाई हो उस मशीन से, और फिर उससे उसके बाद जो निकले थोड़ा कम मतलब कम वो गंदगी रहे उसमें। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्डर पास किया मान के चलिए। तो ये डायरेक्शन जो पास किया गया, अगर उसको कोई फेलियर करता है, कोई कंप्लाई नहीं करता, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 41 में है। ठीक है, सेक्शन 41 में बोलता है फर्स्ट ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ और विद फाइन अप टू 10,000 और बोथ। ठीक है, अगर आपको कोई डायरेक्शन दिया है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और आप उस डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है फर्स्ट ऑफेंस, अगर आपने पहली बार किया है तो आपके ऊपर 3 महीने तक का जेल हो सकता है और 10,000 तक का जुर्माना, या दोनों। अगर आपने उस ऑफेंस को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू के केस में 5,000 जो है हर डे, प्रतिदिन 5,000, और जो है वो कन्विक्शन जो है आपका बढ़ते जाएगा। जो भी जेल टर्म रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5,000 पर डे आपका हो जाएगा। ठीक है। एक्सटेंडेड नॉन कंप्लायंस, इफ नॉन कंप्लायंस कंटिन्यूज बियॉन्ड 1 ईयर। अगर कोई बंदा 1 साल तक, ठीक है, वो नॉन कंप्लायंस कर रहा है, मतलब डायरेक्शन जो भी दिया गया था उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अगर आप 1 साल तक जो है ये करते आ रहे हो तो आपको जो जेल होगा 1 साल से मतलब शुरू होगा और 7 साल तक का जो जेल है आपको हो सकता है। ठीक है, अगर आपने एक्सटेंड कर दिया नॉन कंप्लायंस का 1 साल तक तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 45, इनहांस पेनल्टी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। अगर एक बार आपको किसी पर्टिकुलर मामले में आपको कन्विक्ट किया गया था, ठीक है, स्टेट बोर्ड के द्वारा, तो अगर आपने दूसरी बार भी वही अपराध किया है तो आपको जो है जेल होगा कम से कम 2 साल और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल तक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 45 ए, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन। कोई प्रोविजन बनाया गया है इस एक्ट में जिसमें आपको बताया गया है कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं। एग्जाम्पल फॉर, आपको कंसेंट लेना है, बोला था ना अभी ऊपर कि आपको कोई भी वेस्ट मटेरियल किसी नदी में डालना है तो आपको कंसेंट लेना है। अगर आप कंसेंट नहीं लेते हो तो आप क्या कर रहे हो कि उस प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। तो जैसे ही आप उस प्रोविजन को कंट्रावीन करोगे तो सेक्शन 45 ए जो है लाइन में आ जाएगा और आपको पनिशमेंट मिलेगा कम से कम 3 महीने का। ठीक है, और 10,000 तक का फाइन लगाया जाएगा, या आपको दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कंटिन्यू रखा उस कॉन्ट्रावेंशन को तो 5,000 रुपया पर डे जो है आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा मोटा मोटी? तो मोटा मोटी आपने ये समझा कि कोई भी ऑफेंस अगर आपको वाटर एक्ट में पूछे पनिशमेंट और आपको याद ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था, मिनिमम 1 ईयर है, 1.5 साल है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपने 2-3 पेनल्टी में आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक का ये इम्प्रिजनमेंट है और 6 साल तक का उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। अगर वो कंटिन्यू करता है तो 5,000 रुपए पर डे लगाया जा सकता है। अगर ये 3 बातें याद रखते हो तो पनिशमेंट आपको जो है याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए किधर गया, एक्सप्लेन दी ऑफेंस एंड पेनल्टीज अंडर दी वाटर एक्ट। आपको पूछ रहा है यहाँ पे, सवाल है वाटर एक्ट से कि ऑफेंस क्या क्या हो सकता है और पेनल्टी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको पेनल्टी बताया वो आपका वाटर एक्ट से ही था। ठीक है, तो हमने पेनल्टी तो पढ़ लिया ऊपर ही
कि क्या क्या था पेनल्टी, 1.5 साल तक का जो है जेल का प्रावधान है। अगर उसको बढ़ाया जा सकता है तो वो 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और उसमें फाइन जो है कम से कम 10,000 का लगाया जाएगा, और या दोनों लगाया जा सकता है। अगर कंटिन्यू होगा तो 5,000 रुपया पर डे लगेगा, ठीक है। ये पेनल्टी है। अब ये हमने सिर्फ पेनल्टी पढ़ा, लेकिन अपराध क्या क्या था मेन मेन हमने वो पढ़ा नहीं। हालांकि अपराध भी पढ़ा हमने कि भाई कोई फेलियर कर देगा तो ये अपराधी हुआ ना, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं मानता है तो वो भी अपराधी हो गया ना, बराबर। लेकिन अब हम डिटेल में समझेंगे इस सवाल को, ठीक है। तो देखिए सवाल है आपका, इधर क्या, हाँ सवाल है आपका, एक्सप्लेन द ऑफेंस एंड पेनल्टी अंडर वाटर एक्ट। क्योंकि ये भी सवाल जो है बहुत बार पूछा गया था तो मैंने ले लिया। देखिए सबसे पहला ऑफेंस क्या है, डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट विदाउट कंसेंट। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी आपका जो फैक्ट्री का डिस्चार्ज है, ठीक है, कोई भी एफ्लुएंट डिस्चार्ज करना है आपको, तो आपको कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने कंसेंट नहीं लिया तो ये क्या है, ये अपराध है। अपराध के लिए मैंने सजा भी बताया था आपको ऊपर, क्या था अपराध का सजा, अपराध का सजा था आपका नॉट लेस देन 1 ईयर एंड 6 मंथ, मतलब 1.5 साल का जेल होगा कम से कम, विच में एक्सटेंड टू 6 ईयर एंड फाइन अप टू 10,000। समझ में आया। अभी आगे देखिए, दूसरा है हमारा वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है इस बोर्ड इस एक्ट के तहत, अगर आपने उसको वायलेट किया तो ये जो है एक ऑफेंस है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका, इसका भी हमने बताया था आपको, देखिए किधर गया, इसको हम कवर कर सकते हैं किसमें, फेलियर टू कंप्लाई डायरेक्शन, हम इसमें उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमने कवर किया है तो वो देखिए क्या है, सवाल 10,000 तक का फाइन है, 5,000 कंटिन्यूएंस पर रहेगा, और इसका इम्प्रिजनमेंट है 3 मंथ, ठीक है। हाँ 3 मंथ है अगर फर्स्ट कन्विक्शन हुआ है तो। अगर सेकंड कन्विक्शन होगा, मतलब कंप्लायंस नहीं किया है उसने और 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके ऊपर वही 1 साल तक जेल, और उसको बढ़ाया जा सकता है 7 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किधर गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल। अगर आप किसी ऑफिशियल अथॉरिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो ये आपका किस में कवर होगा, ये कवर होगा आपका पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन। तो जो लॉ में प्रोविजन बनाया होगा, अगर आप उसको कंट्रावीन करते हो, उसको वायलेट करते हो, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है अप टू 3 मंथ, ठीक है, फाइन अप टू 10,000। अगर उसने कंटिन्यू करता रहेगा तो 5,000 रुपए पर डे, ठीक है। ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद है आपका फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई भी आपके यहाँ पे कोई भी मतलब प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलिंग टू रिपोर्ट एक्सीडेंट दैट में लीड टू वाटर पोल्यूशन, अगर आपसे कोई भी गलती हुआ है, ठीक है, या आपने गलती से जो आपका वेस्ट मटेरियल था किसी नदी में बहा दिया है, ठीक है, बाद में आपको पता चला तो आपने उसको रोक लिया, तो आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए था कि सर हमारे से गलती हुआ है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो अगर आप ऐसा नहीं बताते हो तो ये भी अपराध है, ठीक है। तो ये सब कवर हो जाएगा आपका किसमें, पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन। जो भी लॉ में प्रोविजन है, अगर आप उसको जो है कंट्रावीन करते हो तो 3 मंथ का जेल, ठीक है, कम से कम, और 10,000 तक का जुर्माना, और 5,000 पर डे अगर आप कंटिन्यू करते हो तो, ठीक है। तो यही है पनिशमेंट इसके अंदर मोटा मोटी, और इसका जो है क्या बोलते हैं पेनल्टी और ऑफेंस, ठीक है। समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट यहां तक में। हमने सैलिएंट फीचर देखा, ठीक है। हमने फिर ऑफेंसेस देखे कि कोई भी अगर कंसेंट नहीं लेता है तो ये भी अपराध है, ठीक है। लॉ में कोई प्रोविजन है, आपने अगर उसको कर्टेल किया है तो ये भी अपराध है, ठीक है। तो ये सब ऑफेंसेस हैं, ठीक है। ये और मैंने पनिशमेंट भी बता दिया कि अगर आपने पहली बार नहीं लिया है तो 3 महीने तक का, ठीक है। अगर फाइन लगाना है तो 10,000 तक का, अगर आपने कंटिन्यू रखा तो 5,000 तक का, ठीक है। अगर आपने कंसेंट नहीं लिया है तो कंसेंट के केस में एक्स्ट्रा है पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सवाल, किधर गया, नहीं नहीं, अरे यार सेक्शन किसी में नहीं लिखना जरूरी है, ठीक है।
सेक्शन कैसे याद रखोगे? इतना सारा एक्ट है, वाटर एक्ट अकेले थोड़ी है आपके पास। वाटर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके बाद आपका एयर एक्ट है, इसके बाद आपका जो है एक और है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है। बहुत सारा एक्ट है, सबका सेक्शन है, कितना याद रखोगे? ठीक है, तो आपको सेक्शन नहीं याद रखना है, बस मोटा मोटी ये याद रखना, ठीक है, कि कंसेंट, बिना कंसेंट वाले जो ऑफेंसेस हैं उसमें उसमें जो है आपका 1.5 साल से 6 साल तक का जेल है, ठीक है। और बाकी सब सेम, 10,000 तक का जुर्माना उसमें भी है, 5,000 कंटिन्यूएंस उसमें भी है। अगर कंसेंट वाला सीन नहीं है तो बाकी सारे ऑफेंस में फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए 3 महीने तक का जेल, ठीक है। और अगर उसको जो है दूसरी बार करता है तो 6 साल तक का जेल हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बार अगर करता भी है या कंटिन्यू करता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हर डे लगेगा, ठीक है। बस इतना मोटा मोटी याद रखना, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो एग्जाम के टाइम पे फिर से हमको एक बार रिवीजन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये रिकॉर्ड रहेगा तो भी एक बार देख लेना, तो और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोविजन है। प्रोविजन का मतलब आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए, inserted by the 42nd Amendment Act of 1976, Article 48A direct the state to endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. ठीक है। While this provision falls under the directive principle of state policy, which are non-justiciable, it serves as a guiding principle for the state in formulating policies and laws related to environmental protection, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट जो है, दो चीजें आई थी 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट में यह आया था कि सबसे पहले उन्होंने 48A डाला था डीपीएसपी में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही आया था। उन्होंने बोला था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल लॉज आने चाहिए, तो गवर्नमेंट ने 48 में डाल दिया कि भाई ये अब हमारी ड्यूटी रहेगी कि हम जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो डीपीएसपी में 48A में डाल दिया गया। दूसरी बात, इसको फंडामेंटल ड्यूटी में भी डाल दिया गया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी किस में है? आर्टिकल 51A में, उसमें जी ऐड कर दिया गया, ठीक है। और जी में डाल दिया गया कि ये गवर्नमेंट का ही ड्यूटी नहीं रहेगा डीपीएसपी के तहत, ये सिटीजन का भी ड्यूटी हो गया अब कि वो जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पेड़ पौधों को सेफ करेंगे, वो काट कूट नहीं करेंगे, बराबर। और वो जो है पर्यावरण को किसी भी तरीके से प्रदूषित नहीं करेंगे। तो ये जो दो चीजें आया ना, तो कभी कभी सवाल बनता है आपसे कि क्या डुओ प्रिंसिपल क्या आया था हमारे 42nd अमेंडमेंट से। तो क्या आया था डुओ ये प्रिंसिपल? तो सबसे पहला आया था डीपीएसपी में 48A जोड़ा गया था, जिसमें स्टेट की ड्यूटी कर दी गई कि अब आप जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे। और दूसरा हमने आर्टिकल 51A में जी ऐड किया, जिसमें हमने सिटीजन को भी ड्यूटी बाउंड कर दिया कि अब भी आप भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये दो चीज हमने ऐड किया था, ये याद रखना। ये आगे सवाल भी पूछा गया 2-3 बार, ठीक है, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd में हमने क्या डुओ प्रिंसिपल को जो है ऐड किया, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल हमने 48A में ऐड कर दिया डीपीएसपी के तौर पर, जिसमें स्टेट की ड्यूटी हो गई, ठीक है। और एक हमने 51A में जी इंक्लूड कर दिया, जिसमें ड्यूटी के बारे में बताया गया है कि भाई अब सिटीजन का भी ड्यूटी रहेगा कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रोविजन हो गया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल 21 इसमें बोलता है राइट टू लाइफ। तो आपको पता है राइट टू लाइफ का मतलब है कि भाई आपको जो है हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। ऐसा तो है नहीं कि आपको गंदगी में रखा जाए तो आप तो मर ही जाओगे, तो आपका राइट टू लाइफ बचा कहाँ, बराबर। तो राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 वो वाइड है, और उसी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उन्होंने कहा था, देखिए, आर्टिकल 21 guarantees the right to life and personal liberty. The Supreme Court of India has interpreted this right to encompass the right to a healthy environment, recognizing that a polluted environment adversely affect the quality of life and personal liberty. ठीक है, अगर कोई इन्वायरमेंट है जो पोल्यूटेड है,
तो आपके राइट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि आपका राइट क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ कब रहेगा? जब आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगा। जब आपको गंदा एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपका जीवन कहाँ सुरक्षित है? आपको तो खतरा है। तो खतरा है तो आपका राइट तो वायलेट हो रहा है, बराबर। तो आर्टिकल 21 के तहत राइट टू क्या बोलते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। ठीक है। तीसरा है आपका आर्टिकल 253 में बताया गया है पावर टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है 253 में कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो करोगे और उसको जो है उसके अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसका आप पार्ट बनोगे। ठीक है। और उसके जो भी रूल और रेगुलेशन रहेंगे आप उसको फॉलो करने के लिए कमिटमेंट करोगे। ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 253 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गिव इफेक्ट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट का कोई भी एक्ट जो होगा, ठीक है, जैसे आपको पता होगा रियो कॉन्फ्रेंस, ये क्या था? इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है। तो हम उसके पार्ट हैं, तो हम जो है हमारा जो आर्टिकल 253 है ये हमें पावर देता है कि हम उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकते हैं और हम उस एग्रीमेंट को जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 246 delineates the distribution of legislative powers between union and the state. Environment matter including forest and wildlife fall under the concurrent list, allowing both union and state legislature to enact laws on these subject। ठीक है। तो 256 में बोलता है कि भाई ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यूनियन भी देख सकता है, स्टेट भी देख सकता है। ठीक है। और दोनों को पावर दे दिया। तो दोनों को पावर देगा तो किस लिस्ट में आ जाएगा? कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट है, उसमें एक है सेंटर का लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसमें सिर्फ यूनियन लॉ बनाएगा। दूसरा है स्टेट लिस्ट, उसमें सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा। ठीक है। तीसरा है कंकरेंट जिसमें दोनों लॉ बना सकता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है और दोनों बना सकता है। ठीक है। तो 246 यही बोलता है कि भाई दोनों लेजिस्लेचर के पास पावर है, स्टेट के पास भी और यूनियन के पास भी, कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। कौन कौन सा? 46 अमेंडमेंट के 42nd अमेंडमेंट के बाद आया था 48A डीपीएसपी, दूसरा था 51A-G, तीसरा था आर्टिकल 21, चौथा था 253 और पांचवा था 246। ये 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ के तहत इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन करता है। नेक्स्ट है आपका इवेल्युएट द प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर क्रिमिनल लॉज। ठीक है। हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉज कौन कौन से हैं? हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉज हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। एक होता है टॉर्ट लॉ भी। तो टॉर्ट लॉ जो है कंपनसेशन देता है, वो सिविल लॉ है। ठीक है। उसमें ज्यादा आपको कोई जेल वेल नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है। तो उसमें कंपनसेशन होता है। हालांकि टॉर्ट लॉ में भी आता है लेकिन वो टॉर्ट लॉ जो है क्रिमिनल लॉ में नहीं फॉलो होता है। ठीक है। तो हमारे क्रिमिनल लॉ में क्या क्या प्रोविजन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमारा सबसे पहला क्रिमिनल लॉ कौन सा है? बीएनएस है। तो बीएनएस में क्या है प्रोविजन? देखिए सेक्शन 27 सॉरी शुरू से पढ़ते हैं। द भारतीय न्याय संहिता इनेक्टेड इन 2023 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024 इज इंडियाज न्यू क्रिमिनल कोड replacing the Indian Penal Code. It introduces several provisions aimed at environmental protection. ठीक है। addressing offenses that harms the environment and public health. तो अगर आप इन्वायरमेंट को हेल्थ डैमेज करते हो उसके लिए भी प्रोविजन है। अगर आप जो है पब्लिक हेल्थ को किसी भी तरीके से डैमेज करने के लिए कोई काम करते हो तो वो भी जो है पनिशेबल है। अब देखिए सेक्शन कौन कौन सा है। तो बीएनएस के अंदर सेक्शन 279 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है
falling water of public spring or reservoir. This section criminalizes the act of voluntarily corrupting or fouling the water of any public spring or reservoir, rendering it less fit for its ordinary use. The punishment includes imprisonment for up to 6 months and a fine up to 5,000 or both. This offense is cognizable, bailable and triable by magistrate. ठीक है, आते हम लोग सेक्शन 279 फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर. दिस सेक्शन क्रिमिनलाइज द, हाँ 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 रिकॉर्ड चालू किया, थैंक यू. This section criminalizes the act of voluntarily corrupting or fouling the water of any public spring or reservoir, rendering it less fit for its ordinary use. ठीक है, तो ये सेक्शन बोलता है 279 कि भाई कोई भी सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई झरना गिर रहा हो या कोई नदी है या कोई तालाब है, ठीक है, अगर आप उसको जानबूझ के गंदा करते हो, उसमें कचरा फेंकते हो, तो 279 में इसके लिए पनिशमेंट का जो है प्रोविजन किया गया है. क्या है पनिशमेंट? पनिशमेंट बोलता है अगर कोई भी ऐसा अपराधी होगा जो इस तरीके का कृत्य करेगा जानबूझ के, उसके लिए 6 महीने तक का जेल और 5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ठीक है, दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन 280 में मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ. आप अपने वातावरण को जो है जहरीला बना रहे हो जिससे पब्लिक हेल्थ जो है नुकसान हो सकता है उनको. ठीक है, तो देखिए दिस प्रोविजन पिनलाइज द एक्ट ऑफ वॉलंटरीली विशिएटिंग द एटमॉस्फेयर इन एनी प्लेस टू मेकिंग इट नॉक्सियस टू द हेल्थ. जैसे एग्जांपल फॉर, आपने कोई ट्यूब जला दिया, टायर जला दिया पब्लिक प्लेस में, अब क्या होगा, उसका धुआं पूरा चारों तरफ फैलेगा, तो जो उसका जो धुआं होता है वो जहरीला होता है ना, तो आपने वातावरण को क्या कर दिया, जहरीला कर दिया. इससे क्या होगा, हेल्थ इफेक्ट होगा. तो जब आप कोई भी ऐसा कृत्य करते हो जिससे हमारा जो है एटमॉस्फेयर गंदा हो, जहरीला हो और जिससे हमारा जो है हेल्थ पर इफेक्ट गिरे, तो ऐसे अपराध जो है पनिशेबल अपराध माने जाते हैं. द पनिशमेंट इज अप टू फाइन 1,000. दिस ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल. तो ऐसे इस अपराध के लिए आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, इसके लिए आपको सिर्फ 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 326. इसमें बताया गया है मिसचीफ रिलेटेड टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मिसचीफ के बारे में हमने बताया था कि कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको डैमेज करते हो, जैसे सीट को हमने पेन से वो कर दिया था, छेद दिया था, बराबर. तो ये सब क्या है, आपने उसको नुकसान पहुंचाया. तो देखिए Section 326 outline various offences relating to mischief that endanger public infrastructure which indirectly impact environmental safety. ठीक है, जो आपने जो भी मिसचीफ किया उससे इनडायरेक्टली क्या होता है, कभी कभी इन्वायरमेंट पे भी उसका इफेक्ट होता है. ठीक है, तो अगर आपने उस तरीके का मिसचीफ किया है, उसके अंदर देखिए प्रावधान क्या है. 326A mischief by causing a diminution of the supply of water for agricultural purpose, punishable with imprisonment for up to 5 years and fine or with both. ठीक है, 326 जो है, एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है, ये एक सेकंड, सॉरी, हाँ इधर थे. 326A mischief by causing a diminution of the supply of water for agricultural purpose. ठीक है, कोई भी, जब मान के चलिए एग्जांपल दे देता हूं, कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए पानी जा रहा है, ठीक है, आप उसको जो है रोक रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, इनडायरेक्टली आप नुकसान ही पहुंचा रहे हो ना. ठीक है, तो ये जो है पनिशेबल ऑफेंस है, ये इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years विद फाइन और बोथ. ठीक है, अगर आपने पानी का जो है वेस्टेज किया, ठीक है, या आपने पानी का किसी भी तरीके से दुरुपयोग किया, तो ये इनडायरेक्टली आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो. ठीक है, 326B mischief by injury to public road, bridges, navigation, rivers or channel, rendering them impassable or less safe,
पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years। ठीक है, आप कोई ब्रिज है, कोई रिवर का नेविगेबल है, ठीक है, कोई पब्लिक रोड है, आप वहां पे कुछ ऐसा करते हो जिससे लोगों को इंजरी हो सकता है, ठीक है, तो वो भी इनडायरेक्टली जो है आपका इन्वायरमेंट पे उसका इफेक्ट गिरता है, और वो भी जो है उसके लिए भी 5 साल तक का जेल का प्रावधान है, और फाइन भी उसमें लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है 326C, मिसचीफ बाय कॉजिंग इन inundation और obstruction टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंड विद डैमेज। ठीक है, कोई भी पब्लिक ड्रेनेज है, ठीक है, आप उसको डैमेज कर रहे हो तो ये भी, या उसको रोक रहे हो तो ये भी ऑफेंस है, इसमें भी जो है 5 साल तक का जेल का प्रावधान है। ठीक है, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग ए लाइट हाउस और सी मार्क और बाय एग्जिबिटिंग फॉल्स लाइट। ठीक है, ये भी पनिशेबल ऑफेंस है 7 साल तक का। तो मतलब इसमें बहुत सारा है 326 में। तो मोटा मोटी क्या है कि भाई किसी भी तरीके से ऐसा अगर आप कोई मिसचीफ करते हो जिससे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हो सकता है उसका, ठीक है, तो वो सारा ऑफेंस पनिशेबल है, उसमें मैक्सिमम 5 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन भी आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या था, ये प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज में जो है आपका बीएनएस के अंदर ये सारे सेक्शन थे। इसके बाद जो है बीएनएसएस में कौन कौन से प्रोविजन है देखिए, द बीएनएसएस इंडियाज न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अंदर दिया है सेक्शन 152, empowers magistrate to issue conditional order for the removal of public nuisances। आप किसी भी तरीके से कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हो, ठीक है, जिससे इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को नुकसान हो सकता है, तो 152 में मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो तुरंत कंडीशनल ऑर्डर पास करे और उस पब्लिक न्यूसेंस को रोके। ठीक है, तो दूसरा है आपका सेक्शन 153, रिक्वायर सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा ऑर्डर देना जरूरी है तो वो तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन या जो है सर्विस उसका जो है पास कर देंगे ऑर्डर कोर्ट, मैजिस्ट्रेट 153 में। नेक्स्ट है सेक्शन 154, मैंडेट दैट द पर्सन टू हुम द ऑर्डर इज एड्रेस्ड मस्ट ओबे और सो कॉज। जिसके खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है वो जो है उस ऑर्डर को एड्रेस करेगा और कोर्ट में हाजिर रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 155, इम्पोज पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सच ऑर्डर। अगर आप उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हो तो उसके लिए जो है पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। तो कुल मिला के अगर किसी भी तरीके का आप न्यूसेंस कर रहे हो तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। न्यूसेंस किस तरीके का, रोड पे आपने टायर जला दिया, अब लोगों का आवाजाही बाधित हो गया, पहली बात। दूसरी बात, लोगों को जो है उससे नुकसान होगा क्योंकि उससे इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट जो है वो होगा डैमेज। ठीक है, कोई आटा का चक्की है, ठीक है, उसका जो आपको पता होगा आटा चक्की का धूल बहुत दूर दूर तक उड़ता है। ठीक है, आप 500 मीटर दूर भी दुकान खोलोगे ना तो आपका दुकान का जो है आधा कचरा वो चक्की से ही आ जाएगा, इतना धूल उड़ता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का न्यूसेंस है, और न्यूसेंस के साथ ये क्या है, इनडायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट पर भी उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके के कोई भी न्यूसेंस होते हैं तो सेक्शन 152 में मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो उसको तुरंत का तुरंत रोकने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, 152 में ऑर्डर पास करेंगे, 153 में कंप्लायंस होगा, और 154 में अगर वो बंदा एड्रेस नहीं करता है तो उसको सो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। अगर वो बंदा फेल हो जाता है कंप्लाई करने में तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है 155 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, एनुमरेट द वेरियस अथॉरिटीज इन डिटेल अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कौन कौन से अथॉरिटी काम करते हैं उसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 is a pivotal legislation in India aimed at safeguarding the country's rich biodiversity. To effectively implement and enforce its provision, the Act establishes a structured framework of authority at both the national and state level। तो आपको मैंने बताया था हमारे इस एक्ट के अंदर, हमारे इस इन्वायरमेंट लॉ के अंदर
चाहे आप वाटर एक्ट ले लो, चाहे आप ये एयर एक्ट ले लो, चाहे आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ले लो, चाहे आप आपका नॉइज पोल्यूशन एक्ट ले लो। हर एक्ट में दो जो है फंक्शन है, एक स्टेट लेवल पर होगा और एक सेंट्रल लेवल पर होगा। ठीक है, स्टेट लेवल पर स्टेट वाला देखेगा, स्टेट बोर्ड आ जाएगा उसके अंदर, और नेशनल लेवल पर नेशनल बोर्ड जो है सेंट्रल बोर्ड जो है इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल लेवल पर कौन कौन से अथॉरिटी काम करते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो पहला है आपका डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये पहला अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करते हैं। इनका रोल क्या होता है? ओवरसीज वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में हमारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए पूरा एफर्ट जो है वो डालेंगे और उनको जो है देखेंगे। इनके नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ कौन हो सकता है? असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर नेसेसरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, उनके अंडर भी कुछ स्टाफ होते हैं जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एनबीडब्ल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी अथॉरिटी सेंटर लेवल पर ही काम करते हैं। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इनका होता है स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 5A। जब वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ोगे तो उसमें सेक्शन 5A में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी एनबीडब्ल्यू जो है अपॉइंट कर सकता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। Composition includes 47 member with the Prime Minister as the chairperson and Minister of Environment as the vice chairperson। ठीक है, ये बोलता है ये जो NBW है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसके अंदर 47 मेंबर होंगे टोटल। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो चेयरपर्सन होगा और इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो होगा वो वाइस चेयरपर्सन होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करते हैं? एक्ट दी एपेक्स बॉडी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एडवाइजिंग ऑन दी पॉलिसी मैटर एंड अप्रूविंग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन दी अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है? ये जो है एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ा बॉडी है, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। और ये एडवाइज करते हैं पॉलिसी मैटर रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? तो जो भी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट होंगे उनको जो है वो अप्रूव करेंगे, डिसप्रूव करेंगे, जो भी प्रोटेक्टेड एरिया होंगे उनके लिए वो जो है पॉलिसी मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी। उसके बाद जो अथॉरिटी है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ के अंदर। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सेक्शन 38A के तहत होता है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन होता है इसके अंदर कंप्राइज अ चेयरमैन एंड 10 मेंबर। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और 10 मेंबर अलग से होते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है? रेगुलेट्स जूज अक्रॉस इंडिया ensuring they adhere to national standard for animal care and conservation। तो ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उनका सिर्फ काम है भारत में जितने जू है ना उनका देखभाल करना। ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसको जो है वो जो है बनाएंगे और वो जो है इंश्योर करेंगे कि हर अथॉरिटी जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA बोलते हैं। ठीक है, ये भी आता है आपका सेंट्रल अथॉरिटी में। इनका काम क्या है? तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? तो सेक्शन 38L में इसका जो है प्रावधान किया गया है। इनका कंपोजिशन है 29 मेंबर टोटल होते हैं इसमें, और यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है इसका। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? oversees the implementation of tiger project focusing on tiger conservation and management of tiger reserve। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइगर के लिए जो है अथॉरिटी है, ये टाइगर के लिए काम करते हैं और इनका काम है कि भाई कोई भी लॉ है टाइगर से रिलेटेड तो उसको इम्प्लीमेंट कराएं और मैनेज करें। ठीक है, और कंजर्वेशन का काम करे टाइगर के लिए। लास्ट है सेंटर अथॉरिटी में आपका वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये लास्ट अथॉरिटी है जो सेंटर लेवल पर काम करती है। इसका जो गठन होता है वो सेक्शन 38Y में बताया गया है। ठीक है, इनका जो कंपोजिशन होता है वो 6 मेंबर का होता है। इसमें जो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन होता है वो होता है एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर।
ठीक है। इनका जो डायरेक्टर होता है वह एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस, कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन्स द इन्फोर्समेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ लॉ अक्रॉस द कंट्री। तो वाइल्ड लाइफ लॉ से जुड़ा जो भी लॉ है वो उनको इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है, और उसको स्ट्रेंथ करते हैं, मजबूत करते हैं। कौन करता है ये? वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट है आपका स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी के अंदर कौन है सबसे हेड? तो सबसे हेड है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CWD बोलते हैं उसको, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो स्वाभाविक है स्टेट गवर्नमेंट करेगा। इनका रोल क्या होता है? हेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वो स्टेट लेवल पर सबसे हायर अथॉरिटी होता है। और इनका काम क्या होता है कि भाई जो भी स्टेट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको लीड करना, ठीक है, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना। कहीं पे भी जरूरत है तो उनको जो है लॉ वगैरह जो भी इन्फोर्स कराना है वो उनकी ड्यूटी है, ठीक है। डेलीगेशन पावर, तो कैन डेलीगेट पावर टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर विद प्रायर अप्रूवल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बोलता है ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो हर जगह खुद, जरूरी नहीं है कि वो हर जगह खुद से वो काम करे, वो अपने सबऑर्डिनेट के लिए अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोविजन लाया नया, तो वो किसके पास जाएगा? पहले चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास जाएगा। अब ये तो जाके हर स्टेट, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में वो इंप्लीमेंट करा नहीं सकते, बराबर। तो वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी उनके सबऑर्डिनेट होंगे वो अपना पावर उनको डेलीगेट कर देगा कि भाई अब ये जो काम है अब आप अपने लेवल पे करो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो है डेलीगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसके बाद का जो अथॉरिटी है स्टेट के अंदर वो है वाइल्ड लाइफ वार्डन का। ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। इनका रोल क्या है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने CWD पढ़ा वो स्टेट अथॉरिटी था, लेकिन वो स्टेट लेवल पे काम किया। अभी उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो कितना डिस्टिंक्शन है। इसके बाद बोलता है कि ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है, each district may have a honorary wildlife warden to assist in conservation activity। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हेड होगा उनको हम बोलेंगे ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। और वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरा काम को निगरानी करेगा। लास्ट है आपका इस एक्ट के अंदर अथॉरिटी स्टेट में वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। ये सेक्शन 6 के तहत गठन किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इनका कंपोजिशन है इंक्लूड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट एज अ चेयरमैन, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, 2 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके बाद है सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चीफ लाइफ वार्डन, एन ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड अदर मेंबर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर कुल मिला के जो है एक चेयरमैन है, ठीक है, एक सेक्रेटरी है, 2 अदर मेंबर है लेजिस्लेचर के, तो हो गया 4, ठीक है। इसके बाद है एक मेंबर है आपका फॉरेस्ट ऑफिसर 5, इसके बाद है आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन 6, इसके बाद है नॉमिनेटेड बाय द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एंड अदर मेंबर। तो कुल मिला के जो है 8-10 मेंबर होंगे, तो 11 मेंबर पकड़ के चलना, ठीक है, आपको याद रहेगा। और आप बता देना अगर पूछे कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड में कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 11 मेंबर होते हैं। और बता देना कि भाई चीफ सेक्रेटरी, चेयरपर्सन होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है, 2 मेंबर होते हैं स्टेट से, ठीक है। फिर जो है इंटरेस्टेड फील्ड के मेंबर होते हैं, फिर जो है डायरेक्टर द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड? इनका काम है स्टेट गवर्नमेंट को जो है एडवाइस करना, ठीक है, कि वो कैसे किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बना सकते हैं, उनको जो है पॉलिसी बनाने में हेल्प करेंगे। कंजर्वेशन का काम अगर कुछ है तो उसमें जो है वो अपना वो करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। तो ये सब जो है उनका फंक्शन है। लास्ट सवाल, मतलब 6 सवाल है आपका, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इवेल्युएट इट्स सैलिएंट फीचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए ना।
तो ये एक्ट है और सवाल पूछे गए हैं, तो दुनिया देखो याद करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर जगह से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको आसानी से याद रखना है ना, ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर सेंटर का लिख रहे हो तो एक बोर्ड तो उसके अंदर होगा जो रेगुलेट करेगा, बराबर। तो आप एक बोर्ड का नाम लिख देना। उसके बाद जो है एक जो है उनके नीचे कोई अथॉरिटी का नाम लिख देना, जैसे इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी था, ये तो याद रहेगा। बोर्ड के बाद आपको एक अथॉरिटी का नाम तो याद रहेगा, ठीक है। तो आप ज्यादा ज्यादा नहीं लिखो तो दो दो तो लिख ही सकते हो कि भाई एक हेलो, बोर्ड रहेगा जो पॉलिसी में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि एक अथॉरिटी रहेगा जो भी बोर्ड डिसीजन लेगा वो सीधा अपने पावर किसको डेलीगेट करेगा, अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा, ठीक है। अब जो अथॉरिटी रहेगा वो अपना पावर डेलीगेट करेगा किसको, लोकल बॉडी को, ठीक है, कि भाई आप ये काम करो। तो आप 3 लेवल का तो लिख ही सकते हो। एक आपको अगर नहीं याद रहेगा ना तो आप सीधा लिखना बोर्ड के बाद एक हायर अथॉरिटी लिखना और एक लोकल बॉडी लिखना, ये 3 तो लिख सकते हो तीनों में। देखो कोई भी एग्जामिनर है उसको पता रहेगा कि बच्चों को इतना डिटेल में तो कभी नहीं याद होगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी बात रख पाओ कि देखो 3 लेवल का अथॉरिटी तो होगा ही होगा, सेंटर में भी स्टेट में भी, हर लॉ में 3 लेवल का होगा। एक होगा सेंट्रल बोर्ड जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड। फिर एक होगा हायर अथॉरिटी, ठीक है, जिसको सेंट्रल बोर्ड जो है अपना पावर डेलीगेट करके बोलेगा कि भाई ये काम आप करना है। अब वो डायरेक्टली हर जगह तो जा नहीं सकता, बराबर, तो वो अपने लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो अपने लोकल बॉडी को अपना काम डेलीगेट कर देगा। तो आपको 3 याद रखना है, एक बोर्ड रहेगा, एक हायर अथॉरिटी और एक तीसरा रहेगा लोकल बॉडी। ये सेंटर में भी लागू होता है और स्टेट में भी लागू होता है। तो आपको ऐसे लॉजिकली याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें तो सही में बहुत सारा एक्ट है। अभी तो 6ठे सवाल पे बोर हो गए, अभी 20 सवाल है, समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को बना के भेज दूंगा, मतलब कैसे आपको याद रख। छठा सवाल तो सही में आसान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि भाई आज जो आपको मिल रहा है ना, तो आप आज ही हलस मत जाओ, खत्म मत कर दो, आने वाली पीढ़ी को भी वो मिले। आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। जैसे मान के चलो डीजल, पेट्रोल, पेट्रोल जहां से भी आता है एक नियम वहां पे वो जो जितना भी हमारे पास है वो फिक्स है, बराबर। ऐसा तो नहीं है कि पानी के जैसे वो बढ़ रहा है, हर दिन बारिश हो रहा है, निकल रहा है, हम जमा कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। डीजल या पेट्रोल का लिमिटेड स्टॉक है। अगर हम आज ही इतने लार्ज नंबर पर यूज कर लें तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या, वो स्टॉक एक न एक दिन तो खत्म होना ही है, बराबर। तो हमने इसीलिए उसको जो है कंट्रोल कर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही जो है योगदान है कि हमने सीएनजी लाया, ठीक है। फिर हमने सीएनजी को देखा कि भाई सीएनजी भी तो एक दिन खत्म हो जाना है, बराबर। तो हमने बिजली पे जो है गाड़ियों को चलाने का शुरू किया। तो अब बिजली तो हम उत्पादन करते हैं, बराबर, तो बिजली तो हम मतलब बना सकते हैं। तो बिजली अगर हम बना सकते हैं तब तो वो खत्म ही नहीं होगा कभी, बराबर। तो इसीलिए हम गाड़ियां जो अभी बना रहे हैं वो बिजली से चलने वाला बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को मिलता रहे, ठीक है। तो अभी अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे तो हम इनडायरेक्टली डीजल पेट्रोल कम कर देंगे। अब कम कर देंगे तो ये वो जो भी लिमिटेड स्टॉक है वो वैसे का वैसे थोड़ा बहुत बचा रहेगा, बराबर। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन ये एसेंशियल है, क्रक्स ये है कि हमारे पास जो भी आज हमें नेचर ने दिया है हम वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। हम अपने आप को, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेन करके उसको बचाते हुए हमें डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं पढ़ देता हूं, देखिए। Sustainable development is a holistic approach to progress that seeks to fulfill the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ठीक है, हमारे पास हमें जो भी आज लग रहा है हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा,
ठीक है, हम उसके अलावा कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं रहेगा कि पेट्रोल नाम का भी कोई चीज हुआ करता था, डीजल नाम का भी कोई चीज हुआ करता था। जब हम उसको खत्म ही कर देंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये हमारी ड्यूटी है ना कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी ये चीजें मिले, उनके भी नीड को फुलफिल हो। ठीक है, तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या है तो देखिए। सबसे पहला है इंटर जनरेशनल इक्विटी। ये बोलता है कि हम हमारे बाप दादा ने हमें पेट्रोल सौंपा, ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी है ना कि हम भी अपने बच्चों को वो पेट्रोल सौंपे। इक्विटी होना चाहिए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हमारे दादा बाप दादा ने जो हमें दिया, हम भी अपने आने वाले फ्यूचर को वो वैसे का वैसे दें। ये हमारी ड्यूटी है ना। तो ये इंटी जनरेशनल इक्विटी में आता है। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये बोलता है कि आपको कोई भी आपने कुछ काम करना है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से काम करना है कि वो किसी को हार्म न पहुंचाए। ठीक है, आपको प्रिकॉशन पहले लेना है। जैसे मान के चलो कोई गैस रिसाव हो रहा है किसी भी फैक्ट्री से, अब वो इन्वायरमेंट को पूरा गंदा कर सकता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप वो प्रिकॉशन लो और उसको रोक के रखो। ठीक है, नहीं तो फिर आपको पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने नुकसान पहुंचाया है तो आप भरो। दो प्रिंसिपल हमारे इन्वायरमेंट लॉ में बहुत मेन है। एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और दूसरा है हमारा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है कि भाई प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। आज हम अगर मतलब कुछ गलत सामान खा रहे हैं मान के चलिए, तो हमारी ड्यूटी है कि हम कुछ अच्छे सामान खा के उस गलत सामान को बाहर करें। ठीक है, अगर हम नहीं खाएंगे अच्छा सामान तो हम बीमार हो जाएंगे, तो बीमार होंगे तो फिर दवा लेना पड़ेगा, तो हम दवा लें बाद में बीमार हो, इससे अच्छा है ना कि हम पहले से ही अच्छा अच्छा खाना खाएं। ठीक है, तो यही है। तो ये बोलता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि कोई भी नुकसान होने से पहले आप उसको रोक लो ना, आप उसमें मतलब नियमितता बरतो, उसमें स्टैंडर्ड लाओ, उसका जो है एक क्राइटेरिया फिक्स करो कि इस तरीके से आपको काम करना है, बराबर। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब आपको कॉशन पहले लेना है। ठीक है, ये। और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपने पोल्यूट किया है तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपसे नुकसान हुआ है तो आपको उसका नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। अब आप हाथ नहीं उठा सकते कि अरे यार ये तो गलती से हो गया था, हमने जानबूझ के थोड़ी किया था। नो, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ओलियम गैस लीक वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपसे कोई गलती होता भी है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये तो मेरे स्टाफ की गलती से हुआ तो मेरी क्या गलती है। नो, उस समय तक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमारे ये इन्वायरमेंटल लॉ पे एप्लीकेबल होता था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलता था कि भाई ठीक है आपके स्टाफ से गलती होता था, ठीक है, तो भाई आपको जो भी नुकसान हुआ है वो भरपाई कर दो। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बोलता था। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने ओलियम गैस लीक से दिया कि बोला नहीं, अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं, मतलब सिर्फ उतना नुकसान भरपाई नहीं देंगे आप जितना हुआ है। नो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब है जितना नुकसान हुआ है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ऊपर से आपको कॉम्पनसेशन भी देना है। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट, मतलब गलती किसी का भी हो मुझे कुछ मतलब नहीं, नुकसान हुआ है तो आपको भरना है और विद कंपनसेशन भरना है। ये है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, तो यही पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का जो सिद्धांत था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिया गया था कि भाई अगर आपसे गलती हुआ है तो आपको भरना पड़ेगा। और एमसी मेहता का केस जो था, ये ओलियम गैस लीक वाला जो केस था, उसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था पहले वाला, उसको हटा के बोला नो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वो ज्यादा फंसता ही नहीं था। वो तो इतना बोल देता था कि भाई स्टाफ की गलती से हुआ है तो जो भी नुकसान है मैं भर देता हूं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में बोला कि नहीं, स्टाफ की गलती हो या आपकी गलती हो या एक्ट ऑफ गॉड हो या बाय नेग्लिजेंस हो, हमें कुछ नहीं सुनना। फैक्ट्री आपका था, नुकसान हुआ है, कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, सिंपल। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारा जो है दो प्रिंसिपल था, प्रिकॉशनरी और
पोल्यूटर पेज, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही अंदर आता है, लेकिन शायद इसमें कवर नहीं किया है, तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पोल्यूटर पेज भी आता है, ठीक है। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये बोलता है कि भाई कोई भी आपके पास सामान है, जैसे मान के चलिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स में क्या है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स में लैंड है। लैंड बढ़ सकता है क्या? कभी कभी नहीं बढ़ सकता। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम बच्चे पैदा कम करें। अब बच्चे हम हर पीढ़ी में मैं हूं, मैंने 10 बच्चे पैदा किए, मेरे 10 बच्चे के 10 बच्चे पैदा किए। अब उसको रहने के लिए जगह चाहिए, बराबर। अब जगह चाहिए तो जगह तो मिल जाएगा रहने के लिए, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए। हमारे पास लैंड है फिक्स, हम उनको कहां से खिलाएंगे? हमारे पास मान के चलिए मेरे पापा के पास 100 गज जमीन था, ठीक है, 100 कदम मान के चलो। मेरे पापा के 10 बच्चे हुए। अब उस 10 कदम के जो लैंड था, एक एक भाग बांटेंगे तो सबको एक एक कदम पड़ेगा, बराबर। अब उस एक एक कदम में वो बेचारा अगर फिर से 10 बच्चे पैदा करेगा तो एक कदम में वो कितना उगा लेगा जो खिलाएगा उसको? नहीं खिला पाएगा ना। तो हमारे पास कहने का मतलब यह है कि हमारे पास लैंड फिक्स है, इसीलिए हम पोल्यूशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, कि पॉपुलेशन कंट्रोल, कि अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेस फिक्स है, हमारे पास लैंड फिक्स है, हम कहां से खिलाएंगे? अगर हमारी आबादी अभी 140 करोड़ है और हमें लग रहा है कि अभी भी लहसुन का रेट जो है 150 रुपए किलो है, अभी भी जो है हमारा कांदे का रेट 50 रुपए किलो है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जब ये आबादी 240 करोड़ हो जाएगा तो यही रेट रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो अभी हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, हम कांदा उगा रहे हैं, हम 50 रुपए बेच रहे हैं, बराबर। उस जमाने में हमारे पास 1 एकड़ कैसे बचेगा? क्योंकि हमारे 10-10 बच्चे हो गए रहेंगे। अब उस 1 एकड़ जमीन का बंटवारा हो के 1 बीघा बच जाएगा। अब 1 बीघा में आप इतना कांदा उगा ही नहीं पाओगे कि आप 50 रुपए बेचो, बराबर। तो आपके जब लैंड कम हो जाएंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक साइलेंट फीचर ये है कि भाई आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपको उसको जो है कंजर्व करके रखना पड़ेगा। पेट्रोल है, आज ही हम एकदम धड़ल्ले से अगर यूज कर लें तो कल को नहीं मिलेगा, कल को नहीं मिले। जब जब कम कम हो रहा है ना हमारा पेट्रोल, इसीलिए हमारा रेट भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि यार कांग्रेस के जमाने में तो 40 रुपए पेट्रोल था, अभी 150 रुपए किलो 150 रुपए लीटर पेट्रोल है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेट्रोल कहीं ना कहीं कम हो रहा है ना यार, पेट्रोल बन तो नहीं रहा है। जो रिसोर्सेस है वो फिक्स है, जहां से वो आ रहा है वो लिमिटेड है, तो जैसे जैसे वहां से कम होगा वो रेट बढ़ता जाएगा। आने वाले दिनों में देखो ना 2050 में भले मोदी गवर्नमेंट नहीं रहे, कांग्रेस भी आ जाए, तो पेट्रोल 200 रुपए से ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि भाई हमें रिसोर्सेस बचाने भी हैं, ठीक है, और हमें जो है हमारा रिसोर्स जो है कम हो रहा है तो हम उसका जो है रेट आगे वैसे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा सैलिएंट फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब कि हमारा फंडामेंटल राइट था कि भाई हमें सब कुछ मिले, तो यही फंडामेंटल राइट हमारे आने वाली पीढ़ी को भी चाहिए, हमारे पूरे सोसाइटी को भी चाहिए, ठीक है। तो ये सोशल जस्टिस के भी बारे में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सोचता है, ठीक है। लास्ट है आपका होलिस्टिक अप्रोच। Most systems are interrelated elements that interact with one another. Any intervention may trigger ripple effect, even in remote systems relying on knowledge of the wider environment and global trend can adequately address local challenges. ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है एक लास्ट फीचर है कि ये होलिस्टिक अप्रोच रखता है, ठीक है। 7वां सवाल है आपका, एक्सप्लेन दी सैलिएंट फीचर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है सैलिएंट फीचर पूछ रहा है। सैलिएंट फीचर का मतलब होता है कि भाई उस एक्ट में क्या क्या जो है प्रोविजन है, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये प्रोविजन मेन है, वही उसका फीचर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे मेन फीचर है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। आप हंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे आप जब हमारा इंपॉर्टेंट 50 पढ़ोगे तो उसमें हमने हंटिंग को डिफाइन किया है। हंटिंग का मतलब है आप किसी जानवर के ऊपर कोई पत्थर मार रहे हो या उसका शिकार कर रहे हो
या कोई जानवर अंडा दिया है तो आप जो है, कोई पक्षी अंडा दिया है तो आप उसको तोड़ रहे हो, ठीक है, या कोई भी जानवर बच्चा दिया है तो उसको जो है नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, या किसी घोंसले पर आपने तीर मार के गिरा दिया, ठीक है, या किसी जानवर का जो है आप हंट करके उसका जो है दांत निकाल के ले जा रहे हो, चमड़ा निकाल के ले जा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब हंटिंग के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो मेन फीचर है वो प्रोहिबिट करता है किसको, हंटिंग को, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये बहुत कम बच गया है, अगर इसको नहीं रखेंगे तो हमारे एजुकेशन में, हमारे साइंटिफिक रिसर्च में, हमारे प्रिजर्वेशन के लिए ये सब जो है बहुत जरूरी है। अगर हम उसको उस प्लांट को अगर मतलब वो नहीं करें, कंजर्व नहीं करें, रोके नहीं, ठीक है, प्रोटेक्ट नहीं करें तो वो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो हम जो है स्पेसिफाइड प्लांट का प्रोटेक्शन भी करते हैं इस एक्ट के अंदर। तीसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे कुछ ऐसे इन्वायरमेंट ये वाइल्ड लाइफ एनिमल रहता है जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देता है, और वहां पे जो है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसको हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें या सेंचुरी डिक्लेयर कर दें, तो उसको फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल पार्क या सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया ऐसा एरिया होता है जिसको सरकार ना पर्टिकुलर काम के लिए रख लेता है कि भाई यहाँ पे ना बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल रहते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम फिलहाल उसको प्रोटेक्टेड एरिया में डाल देते हैं, बाद में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देंगे। समझ में आया? तो ये जो है आपका सैलिएंट फीचर है। लास्ट है क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट जो है प्रोटेक्शन के लिए हर लेवल पर अथॉरिटी का भी गठन करने की बात करता है, ठीक है। ये बोलता है कि भाई स्टेट अपने लेवल पर स्टेट बॉडी बनाएगा, सेंटर जो है अपने सेंटर जो है अपने लेवल पर सेंटर बॉडी बनाएगा, ठीक है। जो कि मैंने ऊपर बताया भी था कि सेंटर लेवल पर अगर बनेगा तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बनेगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाएंगे, टाइगर के लिए स्पेशल, ठीक है। तो ये सब जो है इसके अंदर है। लास्टली है पेनल्टी एंड ऑफेंसेस, इसमें बोलता है कि भाई ये एक्ट का अगर आपने अनुसरण नहीं किया, अगर वायलेट किया, जो भी इसमें प्रोविजन है, आपने जैसे इसमें बोला है कि हंटिंग नहीं करोगे, आपने हंटिंग कर दिया तो ये क्या है, ये आपने इस एक्ट का जो है वायलेशन किया है, तो जैसे ही वायलेशन करोगे तो फिर आपके लिए पनिशमेंट का प्रोसीजर इस एक्ट में बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है एसेंशियल फीचर्स है। आठवां सवाल है आपका, व्हाट आर दी पावर गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है इन्वायरमेंट एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दिए गए, ठीक है, किसके लिए, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विद कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है, इनएक्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है आपका 1984 में आया था, ठीक है, मतलब 1984 में ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल लॉ की जरूरत है, ठीक है। तो इसी ट्रेजेडी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद जो है आपके पार्लियामेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1986 का, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुआ था। 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा आपको एलेबोरेट कर देता हूं कि क्या हुआ था इसका, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ किधर गया, मैंने प्रोविजन लिखे थे कुछ यार। हाँ देखिए, दी भोपाल गैस ट्रेजेडी ए कैटास्ट्रोफिक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट occurred on the night of December 2 or 3, 1984 in Bhopal, India, when a toxic cloud of methyl isoniated gas leaked from a pesticide plant owned by Union Carbide India Limited, ठीक है।
ये एक कंपनी था, उसके जरिए ये जो है कंपनी चलाई जा रही थी। ए सब्सिडियरी ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन इमीडिएट डेथ फॉर थाउजेंड एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम फॉर मैनी मोर। ठीक है, ये जो उनके फैक्ट्री से आइसोनेटेड मिथाइल गैस निकला, ठीक है, उनकी लापरवाही से, तो उससे हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग बीमार हो गए। ठीक है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला आया, ठीक है, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, the leak was triggered by a faulty safety system in the factories. ठीक है, the plant had also experienced previous incident and had not implemented adequate safety measures. उससे पहले भी उस फैक्ट्री में एक इंसिडेंट हो चुका था, ठीक है, जो कि छोटा मोटा था, तो उसके बाद उसको सेफ्टी मेजर अपनाना चाहिए था ना, नहीं अपनाया। The gas leak affected a population of over 50,000 with estimated suggesting that between 350 मतलब 3,500 से 8,000 तक का जो पीपल है वो बहुत कम समय में मर गया जो अफेक्टेड हुए थे उससे। ठीक है, एंड मैनी मोर हैव डाइड सिंस फ्रॉम गैस रिलेटेड हेल्थ इशू। अब इसमें जो है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन अल्टीमेटली सेटल्ड लॉ सूट विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर 470 million, बट दिस सेटलमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अनएडिक्वेट। जो भी लोग मारे गए थे उसमें उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये फैक्ट्री वाले ने 470 मिलियन दे दिया कि भाई इतना नुकसान भरपाई के तौर पर दे रहा हूं। The tragedy has resulted in a range of long-term health problems for survivors, including respiratory illness, blindness, and neurological issues. ठीक है, तो इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी आपके द्वारा हुआ है, ठीक है, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, तो आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को फॉलो किया कि भाई आपसे हुआ है तो आपने भरा। लेकिन इसी केस से सुप्रीम कोर्ट ने ये आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लाया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ मृतक को दे दोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे मुआवजा, आप यहाँ पे अपना दे के आप छुटकारा नहीं पा सकते। ठीक है, आपको उस जितने भी लोग मरे हैं उनका कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी नुकसान हुआ है वहां पे चारों तरफ जितने भी लोग रहे थे उनका कंपनसेशन देना पड़ेगा, फैक्ट्री में जो भी लोग थे जो इफेक्ट हुए उसको पैसा देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से देना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब कि भाई आपके यहाँ पे दुर्घटना हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो स्टाफ की गलती से हुआ था या इसकी गलती से हुआ था। नो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब गलती आपका है तो आपका है, चाहे जैसे भी हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। और आपको पूरा उसके जो भी प्रीवियस या पास्ट या जो पोस्ट उसका इफेक्ट होगा उस सब का भरपाई आपको एक साथ करना है। ठीक है, मैं इसका भोपाल गैस ट्रेजिडी का ना लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, तो पढ़ लेना, बहुत मस्त सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कभी। ठीक है, हालांकि पूछा नहीं गया है, ईमानदारी से बोलूं तो मैंने बहुत सारे सवाल पढ़े, उसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन आप किसी में आप कोलैबोरेट होता है ना यार, कोरोबोरेट करने के लिए ऐड कर सकते हो कि पेज नहीं भर रहा है तो चलो एक केस लो चिपका दो, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा था, सॉरी, हाँ किधर थे हम लोग, व्हाट आर दी पावर गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इन्वायरमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये एक्ट जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस केस के बाद लाया था, भोपाल गैस के केस के बाद लाया था। ठीक है, भोपाल गैस जो है 1984 में हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस, हाँ हाँ हेलो, एक सेकंड रुक जा, हाँ एक सेकंड, ओलियम गैस लीक और ये भोपाल गैस से नहीं हुआ था, एक सेकंड, है भोपाल गैस ट्रेजेडी, सही किया है, फंस जाता ना अभी। भोपाल गैस ट्रेजेडी केस,
एक सेकंड है, इसमें दिया हुआ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, ए भाई सुनो सुनो, सुनिए सुनो 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 सुनो, सुनो। द सुप्रीम कोर्ट इन भोपाल गैस ट्रेजेडी केस, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका नाम था पूरा, ठीक है। Decided that absolute liability was the appropriate principle to apply given the hazardous nature of the activity, ठीक है। तो इस केस में दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दिया है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी केस सॉलिडिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन इंडिया। हाँ, ये देखना पड़ेगा। तो देखो, ये 1984 में आया था, बराबर। इसके बाद वो कौन सा था, ओलियम गैस ने, देखो ओलियम गैस, ओलियम ली, ओलियम गैस लीक आया था आपका कब, 1985 में, उसी के जस्ट बाद तो आया था। ठीक, हाँ, दोनों में स्ट्रिक्ट लाइब, ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाला सीन है ना, वो था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में, ठीक है। उसमें क्या हुआ था पता है, उसमें हुआ था वो जो रिजर्वायर बना रहा था रेलैंड, ठीक है, उसका रिजर्वायर जो स्टाफ बना रहा था ना, तो वो कहीं पे छेद हो गया, तो उससे पूरा पानी ना फ्लेचर के घर में आ गया और उसका पूरा नुकसान हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में वो गया था, तो बोलता है ये मेरे स्टाफ की गलती से हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, ठीक है स्टाफ की गलती से हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है, तो आप भर दो। तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस था, ठीक है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का ये भोपाल गैस ट्रेजेडी और ओलियम गैस लीक, ये दोनों 1984 और 1985 में, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ही कहा था, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी ऐसा डाउट रहे तो प्लीज पूछो, हाँ मैं भी थोड़ा मतलब पढ़ लूंगा ना वापिस। इसके बाद हमारा, कहाँ थे हम लोग यार, हाँ, तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला। अब इसके बाद दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसाइट। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि स्टेट अथॉरिटी जो भी बना रहे हैं उसके साथ मतलब कोऑर्डिनेशन करे, उनको हेल्प करे, अगर उनको कहीं लेवल सेंट्रल लेवल पर हेल्प चाहिए तो, ठीक है। तो ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनके पास पावर है। दूसरा है आपका प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग किया है तो उसके हिसाब से वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा कि भाई देखो हमारे हिसाब से ये प्लानिंग है, अगर आपको लगता है कि भाई इस प्लानिंग के तहत हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन को, तो आप भी इसी को फॉलो करो। स्टेट बाउंड नहीं है सेंटर के किसी भी लॉ से कि भाई हमको इस तरीके से, लेकिन अगर स्टेट को लगता है कि भाई हम सेंट्रल का जो भी लॉ है पोल्यूशन के लिए, उससे बेहतर हमने लॉ बनाया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देता है स्टेट को कि भाई अगर आपको लगता है कि इस हिसाब से कंट्रोल होगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपना सजेशन दे कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो इस हिसाब से होगा, तो कर सकते हैं। दूसरा है सेटिंग स्टैंडर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है कि वो पास पावर है कि वो स्टैंडर्ड फिक्स करें, ठीक है, कि भाई किस एरिया में कहां तक जो है आप किसी भी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या डैमेज कर सकते हो, किस एरिया में आप जो है एयर पोल्यूशन को नहीं कर सकते, किस एरिया में जो है आप वाटर पोल्यूशन नहीं कर सकते, किस एरिया को जो है साइलेंट जोन बनाया गया है, किस एरिया को जो है नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत पोल्यूशन फ्री एरिया बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है स्टैंडर्ड सेट करने का जो पावर है वो किसके पास पावर है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगा उसको भी जो है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड रेमेडिएशन। कोई भी एक्सीडेंट होता है उसको प्रिवेंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कोई भी रेमेडी उसमें देना है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्टली इंस्पेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है।
जो भी इन्फेक्शन ये होता है इंस्पेक्शन, उसको जो है पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई उस मशीनरी को, उस प्लांट को, इक्विपमेंट को जो है वो जो इंस्पेक्ट करे, जो भी यूज हो रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है, उनके अथॉरिटी सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी काम जो है उनका है। इसके बाद डायरेक्शन पास करना, अगर किसी अथॉरिटी को, जो लोअर अथॉरिटी है, उनको कोई डायरेक्शन देना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकते हैं। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम लाएंगे, ठीक है, लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी का जो है आपका क्या बोलते हैं, एड वैड में देखते होंगे कभी कभी, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम आता है उसमें। लास्ट है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकता है इस एक्ट के अंदर। तो ये सब जो है आपका ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट साइटिंग रिलेवेंट केस लॉस। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि लार्ज नंबर पर कोई सोसाइटी अगर किसी भी गवर्नमेंट के एक्ट से जो है परेशान हो रहा है या उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के वर्क से, तो वो जो है मिल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी वकील के थ्रू अपने उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीआईएल डाल सकते हैं, ठीक है। पीआईएल को जो है सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करता है, ठीक है, और कभी कभी हाई कोर्ट भी एड्रेस करता है। अभी बोल रहा है कि भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के तहत हम जो है ये पीआईएल कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्सेस टू जस्टिस फॉर द पब्लिक। PIL democratize access to justice by allowing individual or group to approach court without the need for personal standing, especially when the issues pertain to the public interest. आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया है, ठीक है, तो PIL फाइल हुआ था कि भाई पटाखों को बैन किया जाए, ठीक है, क्योंकि पटाखे अगर जलाए जाएंगे तो धुआं वो ज्यादा होगा, उससे फिर प्रदूषण बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो इन्वायरमेंट अच्छा मिलना भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, तो आपका राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो आपने पीआईएल डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था कि भाई फायर क्रैकर को जो है वो बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इन्फोर्समेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार पीआईएल को जो है बहुत सादगी से लिया है और उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन भी बनाए, ठीक है, जिनको बोला गया कि भाई इसको आपको इन्फोर्स करना है। इसके बाद है लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट में क्या है, पहला है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट इन्वायरमेंट पीआईएल, ये पहला पीआईएल था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, filed by Arlec in against the extensive limestone mining in the Doon Valley. The Supreme Court ordered the closure of 101 mines and mandated afforestation, ठीक है, जो माइनिंग करते हैं ना वहां पे जो है ना पौधा जो पेड़ पौधा होता है उसका भी कटाई बहुत होता है लार्ज नंबर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 101 माइन वालों को बैन किया जाए, रोका जाए, ठीक है, और जो है वृक्षारोपण को बहुत मैंडेटरी बनाया गया कि वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है। तो ये पहला आपका जो है पीआईएल था, सुप्रीम कोर्ट के मतलब ने सुना था, ये 1988 का मामला था, ठीक है, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दूसरा है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस था। MC Mehta challenged the pollution caused by industries near the Taj Mahal. The Supreme Court directed the closure of polluting industry, emphasized that the application of polluter pays principle, marking a significant development in the environment law. ताज महल के इर्द गिर्द ना बहुत सारे
जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री खुल गया था, इंडस्ट्री खुल गया था, जिससे बहुत हार्मफुल जो है पोल्यूशन निकलता था। ठीक है, तो उससे ताजमहल का भी बहुत नुकसान हुआ था, उसका जो संगमरमर था वो भी काला पड़ने लगा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई इन्वायरमेंट पे भी इसका असर हो रहा है, और ताजमहल जो है हमारा मोन्यूमेंट है, तो वो अगर नुकसान होगा उसका, तो इनडायरेक्टली हमारा इन्वायरमेंट का ही नुकसान है। और ये हो गया लैंडमार्क केसेस। ठीक है, सारा केस देखना जरूरी बिल्कुल नहीं है, 2 केस समझ लिए बहुत है। 10वां सवाल है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द वाटर एक्ट। ठीक है, अभी हमने जो सेंट्रल बोर्ड का देखा था वो था दूसरे एक्ट का, ये है आपका वाटर एक्ट का। ठीक है, अभी देखिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है वाटर एक्ट में। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश अंडर वाटर एक्ट सर्व्स एज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया। ठीक है, ये जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एपेक्स बॉडी माना जाता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इनका फंक्शंस क्या है, तो फंक्शन है एडवाइजरी रोल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकते हैं अगर वो कोई लॉ बनाना चाहे तो। ठीक है, कि भाई आपको इस तरीके से लॉ बनाइए जिससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाए। दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर कोई भी स्टेट के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, ये भी उनका फंक्शन है। तीसरा है टेक्निकल असिस्टेंस एंड रिसर्च। टेक्निकल असिस्टेंस एंड रिसर्च जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए वो जो है काम करेंगे, उनके लिए रिसर्च का वो क्या बोलते हैं प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, जो भी असिस्टेंस चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन को, वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड से ले सकता है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी बोर्ड होगा उसको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कौन, सेंट्रल बोर्ड। फिर है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, स्टैंडर्ड को सेट कर सकता है, डेटा कलेक्ट कर सकता है कि कहाँ पे भाई कितना जरूरत है, पोल्यूशन कहाँ पे कितना फैला है। ठीक है, फिर उसको पब्लिकेशन करना है तो लोग जागरूक होंगे। नेशनल प्रोग्राम्स लाने हैं, लेबोरेटरी फिक्स करना है कि भाई आपको चेक करने के लिए तो चाहिए ना कि कितना कहाँ पे पानी जो है गंदा है, वहां पे चेक करने के लिए लेबोरेटरी वाले आदमी को भेजेंगे। तो ये सब काम जो है फंक्शन जो है सेंट्रल बोर्ड के पास है, और उनका एक और पावर है कि वो जो है अपने पावर को डेलीगेट कर सकता है अपने लोअर अथॉरिटी के साथ। नेक्स्ट है आपका स्टेट द जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, या हाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज्ड द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन यूजिंग द केस लॉ। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड जो भी केस लॉ होते हैं वो होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जो है केस लॉ दिए थे, किस किस केस लॉ में उन्होंने कोई कोई प्रावधान दिया था, वो क्या दिया था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेड अ pivotal role in advancing environment protection through judicial activism, leveraging constitutional provision to safeguard ecological balance with the public है। ठीक है, अब है जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए दिया गया था वो क्या क्या था। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू अपहोल्डिंग इन्वायरमेंटल राइट। सबसे पहला क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन, राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार के केस में कहा था कि पोल्यूशन फ्री अगर इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो यह भी माना जाएगा कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 के केस में कहा कि राइट टू लिव अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ राइट टू इज फॉल अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 48A, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें
आपको बताया था, जब मैंने अभी ऊपर बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है, तो कौन कौन से प्रोविजन है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ये भी सुप्रीम कोर्ट एक केस में कहा था, केस का नाम भी बताया। दूसरा प्रोविजन क्या था, आर्टिकल 48A, जिसमें प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। इसमें स्टेट को दिया गया है पावर कि भाई आप जो है, आपकी ड्यूटी है कि आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए लॉ बना सकते हो, बराबर। तो 48A जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब आया, 42nd अमेंडमेंट में, ये पहला था। दूसरा 42nd अमेंडमेंट में क्या आया था, आर्टिकल 51A जी, ठीक है। जी में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इसमें सिटीजन को ड्यूटी दे दिया गया कि भाई आपको प्रोटेक्ट करना है अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। लास्ट था हमारा क्या कि लैंडमार्क केस बताइए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीजों को फंडामेंटल राइट के अंदर जोड़ा है। तो एमसी मेहता का केस था जो कि 1986 का था, जिसका नाम था ओलियम गैस लीक केस, ठीक है। Supreme Court introduces the principle of absolute liabilities for industry engaged in hazardous activity. The judgment established a new standard for environment accountability. ठीक है। तो एमसी मेहता के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन 1984 में जब वो केस आया था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेलियर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कोई भी बंदा अगर इन्वायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचाता है तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारा केस है, अब हर केस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके पास टाइम भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डिफाइन इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट्स क्वालिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर है जो हमारे इन्वायरमेंट के क्वालिटी को अफेक्ट करता है। 3 सवाल आपसे पूछा है इसमें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि भाई इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट का मतलब हमारे चारों ओर जो भी है वो सब इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है, चाहे वो पानी हो, वाटर हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, ये सब क्या है, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। द टर्म इन्वायरमेंट encompasses all the living and non-living component that surrounded and influence organism. It includes both natural element like air, water, soil as well as human-made structure and system. ठीक है। तो ये सब जो है आपका इन्वायरमेंट है। दूसरा क्या था, कंपोनेंट क्या क्या है। तो कंपोनेंट है, देखिए सबसे पहला कंपोनेंट है फिजिकल कंपोनेंट, जिसके अंदर आता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सोशल एनर्जी, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या आता है, जो भी गैस हमारे अर्थ पर है, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब एटमॉस्फेयर में आता है। हाइड्रोस्फेयर में क्या आता है, अर्थ आता है, अर्थ के ऊपर जो पानी है वो आता है, लेक्स आते हैं, जो भी है अर्थ पर वो सारा, ठीक है, वाटर बॉडीज होना चाहिए, तो वो होता है हाइड्रोस्फेयर। तीसरा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब हमारे जमीन पर जो भी सॉलिड चीजें हैं, चाहे पत्थर हो, पहाड़ हो, ठीक है, मिट्टी हो, वो सारा लिथोस्फेयर में आता है, ठीक है। इसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम। तो ये सब जो है फिजिकल कंपोनेंट में आता है। दूसरा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में है, पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिस्कम्पोजर, ठीक है। लास्ट आपका जो है कल्चरल कंपोनेंट है। इसके अंदर आता है बिल्डिंग, रोड, टेक्नोलॉजी, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब जो है आपका कल्चरल कंपोनेंट में आता है। ये तीसरा था। लास्ट है आपका
क्या क्या फैक्टर है जो हमारे इन्वायरमेंट के क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सबसे पहला है नेचुरल फैक्टर, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो इससे भी जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट होता है। दूसरा है जो जियोलॉजिकल इवेंट, भूकंप आ गया, वोल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, तो ये सब जो है जियोलॉजिकल इवेंट होता है, ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन जिससे जो है इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, वो नेचुरल डिजास्टर में कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं नेचुरल फैक्टर। दूसरा है ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड फैक्टर, जैसे पोल्यूशन, कौन फैलाता है, इंसान फैलाता है, इससे भी हमारे एनवायरनमेंट वो होता है डैमेज। डिफोरेस्टेशन, जितने भी हमारे पेड़ पौधे हम उसको काटते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा। कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तीसरा है अर्बनाइजेशन, हम शहरीकरण कर रहे हैं। शहरीकरण का मतलब पेड़ पौधे काट दो बिल्डिंग बना लो, और पेड़ पौधे काट के हाईवे बना दो, पेड़ पौधे काट के मॉल बना दो। हम कहीं ना कहीं हमारे वन जो स्थल है हम उसी को काट के बना रहे हैं ना, बराबर। तो हम अर्बनाइजेशन के तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हम उसको एक्सपांड कर रहे हैं, सिटीज बना रहे हैं, हम वैसे वैसे हम जो है एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको जो है हार्म पहुंचा रहे हैं। चौथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे आप फैक्ट्री बनाओगे उसका जो है धुआं निकलेगा, उसके वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, तो इनडायरेक्टली वो जो है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। लास्ट है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब मैंने पहले ही बताया, हम अगर आबादी बढ़ाएंगे, उनके खाने का जगह नहीं रहेगा, पीने का जगह नहीं रहेगा, अनाज कम उपजेगा, आबादी बढ़ेगी तो जो है मतलब मार पिटाई ज्यादा होगा, फैक्ट्री ज्यादा खुलेंगे, फिर उनको नौकरी दो, फिर उनसे वेस्ट मटेरियल ज्यादा आएगा। तो पॉपुलेशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा फिर आपको उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। उस लेवल पर काम करोगे तो फिर इन्वायरमेंट को आप उसी लेवल पर नुकसान पहुंचाना शुरू करोगे, राइट। तो ये सब जो है आपका इसके अंदर दिया गया है। 13वां सवाल है, व्हाट इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो कंपोजिशन पूछ रहा है कि भाई नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन से जो अथॉरिटी हैं काम करते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया था, 2010 में आया था ये एक्ट, ठीक है। उसके अंदर एक अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। इसके अंदर कौन कौन से जो अथॉरिटी है वो काम करता है, मतलब कितने लोग काम करते हैं, कंपोजिशन क्या है वो आपसे पूछा है। तो सेक्शन 4 में जो है कंपोजिशन बताया है, बोलता है एक जो है चेयरपर्सन होगा, ठीक है, दूसरा जुडिशियल मेंबर होगा, तीसरा एक्सपर्ट मेंबर होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ मेंबर जो है वो बेंच के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा रिटायर, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक है। अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। उसका सर्विस कितना रहेगा, 5 साल चेयरपर्सन का। दूसरा है जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर कितने होंगे, नॉट लेस देन 10 एंड मोर देन 20। तो अगर 10 से आप कम नहीं रख सकते मेंबर उसके अंदर, और ज्यादा से ज्यादा आप 20 रख सकते हो मेंबर। वो भी मेंबर फुल टाइम मेंबर होगा, ये नहीं कि 2 घंटे के लिए आए चले गए, नहीं, फुल टाइम। उनको कौन वो कौन होंगे, तो वो फॉर्मर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनकी ड्यूटी अवधि कब होगी, 5 साल की। नेक्स्ट है एक्सपर्ट मेंबर, नॉट लेस देन 10 मोर देन 20। तो इसका मतलब है कि आप एक तो जो है चेयरपर्सन होगा, 10 जुडिशियल मेंबर होगा, और 10 जो है एक्सपर्ट मेंबर होगा कम से कम, ठीक है। तो 10 10 20 और 1 21, तो 21 मेंबर कम से कम मेरे हिसाब से होगा उसमें, ठीक है, ये याद रखना। और सबका ड्यूटी वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और वो जो होंगे सेंट्रल ये एक्सपर्ट मेंबर जो होगा वो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। और बाकी जुडिशियल मेंबर में भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का, और चेयरपर्सन भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कंपोजिशन। 14वां सवाल है, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। ठीक है, तो आज यही रखते हैं 14th सवाल पर। ठीक है, फिर हम लोग कल डील करेंगे, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, कल 14 के बाद हमारा सिर्फ 6 ही बचेगा, तो कल हम ये डील करके फटाफट हमारा सिचुएशनल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कल सब हो जाएगा, और कल मैं 9 बजे से ही लूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।